Okay, so first of all, congratulations, Vishal, for getting selected in this examination. And Thank you I'm so much. happy कि you also qualified written part in 2021. तो सबसे पहले एक तरह से जब हम विशाल का यदि देखते हैं तो ही इज ऑलरेडी इन जॉब, और फॉर्चुनेटली इसने जॉब तब ज्वाइन किया जस्ट 1 मंथ एग्जाम में था, तो वो एक तरह से बहुत चैलेंजिंग पीरियड था। यदि इफ आई करेक्टली रिमेम्बर तो एग्जाम 2020 में 20th ऑफ दिसंबर को एग्जाम आपका था, और 19th ऑफ नवंबर को आई थिंक आपने जॉब ज्वाइन कर लिया था। ओके, सो जस्ट 1 मंथ पहले। अब 1 मंथ पहले आदमी जो ज्वाइन किए हुए रहता वो छुट्टी लेता है, लेकिन आपने एग्जाम के ड्यूरेशन में ज्वाइन कर लिया, तो वो 1 महीने आपने कैसे मैनेज किया? फर्स्ट उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर देखो, जब मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करा था तो मैं बिल्कुल न्यू था, क्योंकि मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी और मेरी ये पहली कंपनी थी, तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और जब भी हम कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करते हैं तो हमारे जो पहले 2 वीक होते हैं उसमें ट्रेनिंग चलती है, और उस ट्रेनिंग के दौरान आपका फुल डे ऑक्यूपाई रहता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और मैं मतलब 1 महीना मेरे एग्जाम में था और प्रिपरेशन के बिल्कुल मैं लास्ट स्टेज पे था। तो उस टाइम पे मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट ही जो मेरा था वो मेरे पास था, और मैंने उसी का ही रोल प्ले करके और मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन रखा सर। ट्रेनिंग जो होती थी उसी के बीच में मेरे को जितना भी टाइम मिलता था सर, मैं उसमें अपना रिवीजन करता था, क्योंकि उस टाइम तक मैं मॉक्स लगा रहा था, तो मेरी मॉक्स की इंटेंसिटी कम हो गई थी, लेकिन मैंने अपने रिवीजन की इंटेंसिटी को कम नहीं किया। जिस तरह मैं पेपर 2 के मॉक्स लगाता था, तो पहले मैं हर 3 दिन में लगा रहा था उस टाइम पे, लेकिन अब मैं 1 हफ्ते में लगा रहा था, लेकिन रिवीजन में कंटिन्यूअस चल रही थी उस टाइम पे। तो सर यही था कि जब जो लास्ट का 1 महीना था वो मैंने इसी के थ्रू, मतलब रिवीजन को मैंने मल्टीपल टाइम्स कर दिया और मॉक की इंटेंसिटी थोड़ी कम कर दी। तो ये चीज मेरे को कोस्ट करनी पड़ी उस टाइम पे, जो कॉर्पोरेट सेक्टर मैंने ज्वाइन किया था। ओके, 2020 के मार्क्स के स्टैंडर्ड को हम देखें तो 2020 में पेपर 2 में रिलेटिवली लिनियंटली मार्किंग मिला। अब पेपर 1 में तो लिनियंटली मार्किंग का कोई मतलब नहीं होता, पेपर 1 में तो परफेक्ट मार्क्स आपका होता है, जो भी आया हाँ उस पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो पेपर 1 के हम मार्क्स को यदि देखें तो एक तरह से आपका वन ऑफ द बेस्ट में से था, क्योंकि 160 पॉइंट समथिंग हाईएस्ट स्कोर था पेपर 1 का, और आपका 148 था। तो पेपर 1 के लिए नो डाउट आपका वन ऑफ द हाईएस्ट था, जो मैं समझ रहा हूं, जो मैंने मार्क्स की एनालिसिस की। तो पेपर 1 में आपका मेन स्ट्रेटजी क्या था? सर पेपर 1 के लिए सर, जो इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं जिससे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनकी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं सर, मैंने उन्हीं को रेफर करा। अगर मैं एक एक करके बात करूं तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को मैंने रेफर किया था। हिस्ट्री के लिए सर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को रेफर करा, और सीएपीएफ के लिए स्पेसिफिकली सर मैंने थीम्स के एनसीईआरटी आती है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो इन तीनों बुक्स को रेफर करा, इनकी मल्टीपल रिविजन्स करी। इसके अलावा सर ल्यूसेंट की एंशिएंट और मिडिवल ये कंप्लीट किया था मैंने। सर ज्योग्राफी में मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ी थी, और राजस्थानी मैम की वीडियोस हैं उनकी पीपीटीज के थ्रू रिवाइज किया रहा था। सर इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड होती है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने मुरनाल सर के वीडियो से करा था, और मैक्रो के लिए मैं एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक लेके आया था, जो जहां से मैंने वो कंसेप्ट क्लियर करे थे। सर साइंस की बात करूँ तो ल्यूसेंट की बुक आती है, उसमें 50 पेज के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये पेजेस कंप्लीट किए थे मैंने। इसके अलावा सर 9th और 10th की एनसीईआरटी। सर करंट अफेयर्स के लिए मैंने लास्ट 7 मंथ्स के अड्डा 247 के करंट अफेयर्स कंप्लीट करे थे, और सर जो मैथ और रीजनिंग है वो मैंने कोई स्पेसिफिकली प्रिपरेशन नहीं करी थी, जस्ट जो मैं मॉक्स देता था उसी में जो क्वेश्चंस हो जाते थे वो तो होने ही है, जो नहीं होते थे उनके लिए मैं सेपरेट पढ़ के और फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया करता था। ओके, जनरली विशाल, जनरली ये देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं एन नंबर ऑफ बुक के पीछे भागते हैं, बट मेरा मानना है, और शायद आप इससे एग्री होगे, कि इट्स बेटर है कि हम बेसिक बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ें। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? सर बिल्कुल सही बात है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है सर, आप एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज को कभी भी कवर नहीं कर सकते, और मान लो आपने कवर भी कर लिया, अगर मान लो आपने 2 महीने लगा के और 5 बुक को, एक सब्जेक्ट की पॉलिटी की मान लो 5 बुक को कंप्लीट भी कर लिया, तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो बेटर है एक बुक को फॉलो करो,
लक्ष्मीकांत को फॉलो करो और उसी को ही बार बार रिवाइज करो। आप जितनी बार भी रिवाइज करोगे उतनी बार आपके जो आउटपुट है उससे वो इनक्रीज और आपके पॉइंट्स ऐड ऑन होते चले। इन जनरल आपने बेसिक बुक को कितनी बार पढ़ा? सर ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, लेकिन हाँ 4 से 5 बार से ज्यादा ही पढ़ा है। ओके ओके ओके। एनसीईआरटी का मैं समझता हूं कि खास करके असिस्टेंट कमांडेंट में एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपने क्या एनसीईआरटी को प्रॉपर, ऑब्वियसली आपने बताया अभी कि एनसीईआरटी को हमने किया, इनफैक्ट जैसे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, या इनफैक्ट देखो पॉलिटी में भी लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड देखोगे तो कुछ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का है प्रोसेस, उससे आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप ऑब्वियसली इस चीज पर स्ट्रेस करोगे कि एनसीईआरटी को लाइन वाइज पढ़ना बहुत उपयोगी होगा। बिल्कुल सर, वर्ड टू वर्ड। मैं तो लाइन बाय लाइन भी नहीं, वर्ड टू वर्ड बोलूंगा कि जिस तरह ज्योग्राफी की बुक है, इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट और फिजिकल ज्योग्राफी, जब तक उसको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे तब तक उसके कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। और इनकेस अगर कंसेप्ट भी समझ में नहीं आ रहे, सर बहुत से रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे, आप उस कंसेप्ट को सर्च करो, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी। तो वहां से उसको पढ़ के और दोबारा, पर करनी उसको कवर वर्ड टू वर्ड है। ऐसे ही थीम्स का भी है सर। थीम स्पेसिफिकली सर यूपीएससी जो है वो सीडीएस सीएपीएफ इन एग्जाम्स में पूछता है, तो वो कवर करनी एक तरीके से जरूरी हो जाती है। ओके विशाल, यदि हम 2020 के मार्क्स देखें तो ऑब्वियसली हमने डिस्कस बताया कि 2020 के पेपर 1 के स्टैंडर्ड के अनुसार आपका बहुत अच्छा था, लेकिन पेपर 2 के स्टैंडर्ड में देखें तो इन स्पाइट ऑफ पेपर 2 में कुछ क्वेश्चंस लिटिल टफर थे, कुछ को जैसे खास करके जो आर्गुमेंट राइटिंग था वो थोड़ा टफर साइड में था, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि यूपीएससी ने 2020 में पेपर 2 में थोड़ा दिल खोल करके मार्क्स दिया है। बहुत मेजोरिटी ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट 100+ लाए। तो ऑब्वियसली 90 जिसका भी है, आपका 91 मार्क्स था, तो 90+ वाले को मैं अच्छा मानता हूं, बट 2020 के स्टैंडर्ड के अनुसार मैं अब लगता है कि आपका थोड़ा कम था। तो कहाँ आपका मिस्टेक रह गया? सर जो आपने बताया कि आर्गुमेंट्स वो थोड़ी वेग लैंग्वेज में थे, कहीं ना कहीं मैं उस टारगेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सर मैं मानता हूँ कि आर्गुमेंट्स में मेरे कम मार्क्स आए होंगे। और दूसरा है सर, फर्स्ट टाइम मैं एग्जाम दे रहा था, तो जो राइटिंग प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ सर उसमें थोड़ी कमी रही, क्योंकि लास्ट में मैंने बताया कि मॉक की इंटेंसिटी मैंने कम कर दी थी, जिसकी वजह से सर 3 घंटे में वो पेपर पूरा करना वो एक अलग चैलेंज था। और अलग से वो क्वेश्चन इस टाइप से आ गए थे कि आपको उसमें भी थोड़ा अलग से दिमाग लगाना पड़ रहा था। तो एक कंप्लीट करने वाला, हालांकि मेरा छूटा नहीं था पेपर, लेकिन हाँ क्वालिटी कहीं ना कहीं सर चैलेंज हो गई थी उस पेपर में। ओके यदि विशाल भारद्वाज 2020 बैच में असिस्टेंट कमांडेंट ना होते तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 21 में अंडर 50 रैंक आता? यस सर, डेफिनेटली होप सो। okay. सर बिकॉज so, मेरे इस बार पेपर 1 में अराउंड 165+ मार्क्स बन रहे हैं फीस के अकॉर्डिंग, और पेपर 2 भी मेरा काफी मतलब पिछले बार से अच्छा हुआ था 2020 के हिसाब से। तो एक्सपेक्ट कर रहा था सर मैं कि इस बेटर रैंक आएगी। okay. So in spite of having exposure to corporate world and practically 2 times you appear in this examination, you performed in written part well. As per a standard, your interview marks was very less. So can you Yes, sir. say something? Can you recall something ki due to this reason, in your opinion, marks was lesser? यस सर, क्योंकि मेरे को 85 मार्क्स मिले थे, तो मैं मानता हूँ ये एवरेज या बिलो एवरेज कैटेगरी में आते हैं। और सर मैं मानता हूँ कि जो नर्वसनेस थी सर शुरू में मैं जो कैरी आउट करके लेके गया बोर्ड मेंबर्स के सामने, वो कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस को हैम्पर कर गई। और ये जो चीज थी, ये मेरा फ्रंट इंप्रेशन, जो पहला इंप्रेशन था, उसी में ही झलक गई थी उनको कि मैं हो तो रखा था सर गुड आफ्टरनून, लेकिन मैं गुड मॉर्निंग, तो चेयरमैन सर जो थे उन्होंने ही ये रेक्टिफाई करा कि इट्स गुड आफ्टरनून। तो वहीं पे थोड़ा बहुत नर्वसनेस मेरे को दिख गया था, और ये चीज कैरी आउट भी रही पूरे इंटरव्यू में। और सर दूसरी चीज है कि आर्टिकुलेशन, और ये आर्टिकुलेशन होती है सर कम्युनिकेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग। अब आर्टिकुलेशन जो है वो आप किस तरीके से पब्लिक डीलिंग करते हो, किस तरीके से लोगों से मिलते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं सर मानता हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए मेरे से, उनमें आर्टिकुलेशन की थोड़ी बहुत कमी थी। और सर एक चीज है, जिस तरह मान लो मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से, उसमें एक आर्टिकल 370 से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब आर्टिकल 370 सर
जिस टाइम मैंने इंटरव्यू दिया उससे 2-2.5 साल पुरानी वाली बात हो गई। अब उस टाइम का मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे आर्टिकल 370 को प्रिपेयर नहीं किया था, तो उसको भी मैं अच्छी तरह फॉर्मुलेट नहीं कर पाया। तो सर ये छोटी-छोटी कमी है जो कि मार्क्स को कम ले जाती है, लेकिन इतना भी नहीं था कि मैं 85 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं थोड़े ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो हम पूरे तरीके से भी नहीं बता सकते कि कितने मार्क्स कहाँ पे कटे और कहाँ परफॉर्मेंस लैग करी। क्योंकि ओके। कोई मेजर ब्लंडर नहीं था मेरी साइड से। सो जब एक्स्ट्रा किसी को 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाता है, किसी को 2 मार्क्स कम आता है, तो मैं समझता हूं कि दोनों कैंडिडेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। समटाइम शायद 2 मार्क्स जो कम लाए हैं वो हो सकता है अच्छे रहे जो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लाए हैं। तो इस संबंध में जो आप एक तरह से इस पीरियड में, जैसे इन लोगों का रिजल्ट जनवरी में ही 4 जनवरी को आपका मेन लिस्ट आ गया था, लेकिन आपका रिजल्ट अभी जून में आया, तो वो जो एक तरह से 5 मंथ पीरियड रहा, तो आप उसको कैसे देखते हैं? सर वो 5 मंथ्स का जो पीरियड था वो थोड़ा स्ट्रेसफुल था कि मैं मानता था कि मेरा नाम मेरिट लिस्ट में होना चाहिए था, लेकिन वो ही 1 नंबर की वजह से 5 मंथ्स मेरे को एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ी, क्योंकि सीएपीएफ 2022 जो मेरा वो लास्ट अटेम्प्ट था। तो कहीं न कहीं सर मेरे को एक कॉस्ट करा। मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि मैंने जॉब जो है वो मार्च में दिस ईयर मैंने लीव कर दिया, रिज़ाइन दे दिया था। एक ओके। कैलकुलेटेड रिस्क लेके, क्योंकि सर मेरा जो 2022 का अटेम्प्ट है लास्ट अटेम्प्ट है, और नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वर्कलोड सर कॉर्पोरेट सेक्टर में जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस होते हो, आपसे एक्सपेक्टेशन भी उतनी इंक्रीज़ होती चली जाती हैं, तो वर्कलोड इंक्रीज़ होता चले जाता है। तो उस हिसाब से सर मैंने वो कैलकुलेटेड रिस्क लेके कॉर्पोरेट सेक्टर भी छोड़ा। तो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ सर वो 1 नंबर की वजह से मेरे को फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, मतलब माइंड से तो लॉस हो ही रहा था कि एक स्ट्रेसफुल पीरियड था, लेकिन सर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं सिलेक्ट हो गया, तो सब चीज़ ओके है अब। ओके। सो यस सर। जस्ट रिजल्ट जब आया जून के फर्स्ट ये वीक में, तो अभी से इनफैक्ट सेकेंड वीक में, तब से एक तरह से उसके रिजल्ट आने के जस्ट थोड़ी देर पहले और फिर रिजल्ट आया, तो आप अपने ब्रांड वैल्यू में इन्हांसमेंट पाते हो सोसाइटल दृष्टिकोण से? यस सर, एक क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर बना हूँ, और दूसरी चीज़ है कि बेरोज़गारी का टैग हटा है सर। नहीं, बेरोजगारी का टैग तो इनफैक्ट ये आपका अपना, क्योंकि आप ऑलरेडी रोजगार में थे, रोजगार में तो आप ऑलरेडी थे, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस सर। एनीवे चलो, अब जो 22 में देने वाले हैं, शायद वो ये जो अटेंड कर रहे हैं ये आपके बैच में ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी नहीं था, क्योंकि आप 21 में ऑलरेडी ये हो, लेकिन ये शायद आपके साथ, आप इनके साथ तैयारी कर रहे हुए होते। अब आप एक्चुअली अब तैयारी नहीं कर रहे हो, क्योंकि वंस यू सेलेक्टेड व्हाटसोएवर रैंक है, आप अब आप नेक्स्ट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो जो भी फेलो यस। एस्पिरेंट्स हैं, ऑब्वियसली many people will watch this on YouTube when it will be uploaded. सो आप 1 मंथ जो टाइम बचा हुआ है उसमें सीरियस कैंडिडेट को क्या सजेशन देना चाहोगे? सर अभी जो 1 महीना बचा हुआ है उसमें आप कोई भी नए रिसोर्स को फॉलो मत करो, और जो भी आपने रिसोर्स पढ़ा है उस पे विश्वास रखो कि उसी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ऐसा ऐसी उसकी प्रिपरेशन करो कि उसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो गलत ना हो, और एक इंस्टिंक्ट बनाओ ताकि एलिमिनेशन टेक्निक आप सीख सको। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो, क्योंकि कई बार होता है सर हम 100% सिलेबस को कवर नहीं कर सकते, और ये चीज़ पेपर में भी होती है। जो 125 क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप 60-70 को 100% श्योर हो सकते हो कि हाँ, इसका आंसर ये होगा, लेकिन औरों में आपको एलिमिनेशन टेक्निक या अपने इंस्टिंक्ट से उन क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। तो सर मेरा मानना तो यही है कि मल्टीपल रिविजन्स करो, जो भी आपने रिसोर्स फॉलो करा अभी तक, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ सर। एमसीक्यूज़ हो या फिर पेपर 2 के लिए आप 3 घंटे 3 आवर्स का टाइम लेके और उसी में ही उस पेपर को सोल्व करो। ओके। प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में ऑब्वियसली सबके पास देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो सब कहीं ना कहीं जो कुछ टाइम अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, कुछ टाइम इफ एंड बट माइंड में आता है क्या होगा नहीं होगा, जो कुछ कर रहा हूँ उसका आउटपुट मिलेगा या नहीं। तो ऑब्वियसली आपके पास लिटिल कम टेंशन था कि एटलीस्ट आप जॉब में थे, बट कहीं ना कहीं जब किसी चीज को डेडिकेटेड होते हो तो आपके मन में भी ये आता है। तो आप इसको कैसे ओवरकम करते थे जब ऐसी समस्या आती थी? सर ये बड़ी कॉमन चीज़ है, जब भी कोई प्रिपरेशन करता है तो ये फेज़ आएगा, चाहे उसके पास बैकअप हो या ना हो, क्योंकि अगर उसके पास बैकअप भी है, तो भी उसका एस्पिरेशन जो है वो उसको पिंच करता रहता है कि मेरे को ये जो मेरा एस्पिरेशन है ये मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा।
तो ये सर मैं मानता हूँ ये स्टेट ऑफ माइंड है। अगर मान लो आपको रात को नींद नहीं आ रही ये सोच के, तो जैसे ही आप सुबह उठोगे तो आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा, आप दोबारा उसी एनर्जी के साथ अपने प्रिपरेशन में लग जाओगे कंटिन्यू। तो जो टाइम है उसमें आप अपना जो इंटरेस्टिंग काम है, जब मान लो म्यूजिक सुनना है या फिर कुछ खेलना है या दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, वो करके वापस से अपने स्टडी पे आ सकते हो। तो यही है सर इसका सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ माइंड है, इसको फ्लिप करना है। Okay, okay. Okay, now floor is open, you people. Okay, Omans, if you have any specific question, you can ask. Sir, from where you practiced mock test, sir? ओमांस मैंने पेपर 1 के लिए ग्रेड अप की टेस्ट सीरीज ली थी, जिसमें मेरे को 15 मॉक्स लिए थे, क्योंकि उस टाइम पे जो एग्जाम है वो कोविड की वजह से शिफ्ट हो गया था 6 महीने आगे। तो मेरे को 15 मॉक्स मिले थे और मैंने वो 15 के 15 सोल्व करे थे। और पेपर 2 के लिए सर मैं अजीत सर के मैंने मॉक्स लगाए थे तकरीबन 5 के राउंड। जी सर। और सर आपने आपका सर टाइम कैसे डिक्रीज हुआ था पेपर 2 में, टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट ऐसा था कि मैं अपने कजन के साथ प्रैक्टिस करता था, तो हम दोनों सेम ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ऐसा होता था कि हम रोज सुबह एक टॉपिक ले लिया करते थे, जिसके ऊपर हम 20 मिनट में, क्योंकि अगर आप बाइफरकेट करोगे पेपर 2 को तो आपको ऑन एन एवरेज आपको एक ऐसे के लिए 20 मिनट मिलती है फाइनल एग्जाम में भी। तो हम ऐसे ही करते थे, 20 मिनट में ऐसे लिखा और फिर आपस में क्रॉस चेक करा करते थे। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आया इंटेंसिटी बढ़ा दी। रोज फिर हमने मान लो हर तीसरे दिन 2 ऐसे एक आर्गुमेंट लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मान लो 1 महीना बचा, 2 महीने बचे हैं, तो हमने पूरे पूरे मॉक लगाने स्टार्ट कर दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो आपका पहले शुरू में मान लो आप आधे घंटे में एक ऐसे लिख रहे हो, तो वो 25 मिनट में आने लग जाएगा, फिर 20 में, फिर 18 मिनट में भी आएगा। तो ऐसे ही इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, टाइम ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता चले जाएगा। और राइटिंग प्रैक्टिस होगी तो स्पीड भी इंक्रीज होगी। थैंक यू सर। Okay, Rohit, Thanks so much. you can ask your question if you have any. हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने प्रिसाइज राइटिंग का क्या अप्रोच रहा था? रोहित, प्रेसी राइटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं करी थी, लेकिन हाँ जो द हिंदू के एडिटोरियल्स हो गया या जो रीडिंग पार्ट था हमारा, उससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। वो चीज आपकी इनडायरेक्टली प्रेसी में भी झलकेगी। और प्रेसी का एक फॉर्मेट होता है कि मान लो 3 पैराग्राफ हैं और वो प्रेसी, उसका प्रेसी करना हमें, तो प्रेसी जो होगा वो भी 3 पैराग्राफ में ही करना है। तो ये चीज आपकी रीडिंग से इंप्रूव होगी, रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन से। आप किस तरीके से उसको कर रहे हो, आप किस तरीके से उसको पढ़ रहे हो, और कैसे उससे जो मेन नॉलेज है उसको ग्रैस्प कर रहे हो, और वो चीज राइट करना फिर अपनी लैंग्वेज में। तो ये प्रैक्टिस से आएगी। और रीडिंग पार्ट अपना कंटिन्यू रखो, उससे प्रेसी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ओके, नीलू, क्वेश्चन कुछ है तो आप अपना पूछ सकते हो। यस सर। सर ये जो हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं उसको क्या रिवीजन करना भी एक बार जरूरी है, 2 बार? हाँ, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, रिवीजन मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मान लो आज आपने मॉक दिया है, 3 दिन बाद आपको एनालिसिस कॉपी मिली है उसको उसकी, तो आपने कहाँ वीक पॉइंट्स छोड़े हैं उस पेपर में, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। मान लो आपने इंटरनल सिक्योरिटी पे अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है और उसके बेस पे आपने ऐसे लिखा और आपको 3 ही मार्क्स मिले उसमें, तो आप उस इंटरनल सिक्योरिटी को जाके वीडियोस के थ्रू, माइंड मैप के थ्रू, एडिटोरियल के थ्रू उसको कवर करो, अपने फैक्ट्स फिगर्स कलेक्ट करो, ताकि आप इजीली मेन पेपर में या फिर अगली बार जब मॉक लगाओगे तो उसको आप राइट कर सको। तो एनालाइज करना काफी जरूरी है। ओके सर। सर जो ये कंप्रिहेंशन होता है, उसका क्वेश्चन जो दिया होता है उसका आंसर लिखते टाइम उसमें क्या थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करें? कॉम्प्रिहेंशन का मेन मतलब है कि आपने जो उससे समझा है और जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए, इसका मतलब ये नहीं है आप जो पैराग्राफ में, क्योंकि क्वेश्चन पैराग्राफ से ही पूछे गए हैं तो आंसर भी पैराग्राफ में मिलेंगे, तो ये मतलब नहीं है कि आप कॉम्प्रिहेंशन से डायरेक्टली उसी लाइन को पेस्ट कर दोगे। आपको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, कंसाइज वे में, प्रेसी वे में उसको लिखना है, और इंटरेस्टिंग वे में लिखना है कि रीडर को भी लगे हाँ आपने जो कॉम्प्रिहेंशन को इजीली एनालाइज कर लिया है। सर आपने ये ग्रामर का पार्ट कैसे तैयार किया? CAPF में ग्रामर जो है वो काफी सिलेक्टिव आती है, मतलब 10 से 12 टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं में से आती है। तो
ये जो टॉपिक्स कलेक्ट करना काफी मुश्किल टास्क है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा रंजीत सर की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे जिसमें ग्रामर कवर कर रखी है, तो आप वहां से, सर ने भी समझाया हुआ है और वो वीडियो देखो, उन टॉपिक्स को कवर करो वहां से और उसके बेस पे ऑनलाइन आप पीडीएफ निकाल लो और अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ, तो आपकी उससे ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सिलेक्टिव तो हर बार ही उन्हीं टॉपिक्स में से पूछा जाता है। थैंक यू। ओके नवीन, आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके ओके। एक विशाल, जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली आपके साथ इनफैक्ट 2020 21 ऑल्सो एक्सपीरियंस रहा, एक लंबे समय से बॉन्ड रहा। तो देखो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, जैसे आप जॉब भी कर रहे हो उसके बाद भी आप टाइम निकाल रहे हो इसको पढ़ने के लिए। मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं वो जॉब नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, मैं समझता हूं कि कुछ लोग हैं कि एग्जाम होने से पहले ही धाराशायी हो गए कि इस बार शायद मेरा नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करूं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम जो है इतना चैलेंजिंग नहीं होता है, वंस आपका डिटर्मिनेशन जब होता है तो वो आपके लिए लिटिल इजी पड़ जाता है, चीजें वही रहती है लेकिन डिटर्मिनेशन वो आपको थोड़ा आसान बनाता है। आपको लगता है ऐसा और आपने फील किया? बिल्कुल सर, और इसके अकॉर्डिंग तो एक से भी है, व्हेन यू वांट समथिंग द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स हेल्पिंग यू टू अचीव इट। जब आप दिल से चाहते हो किसी चीज को तो यूनिवर्स भी अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। तो अगर मान लो कोई बंदा जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम दोनों के पास 24 घंटे है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो जो फ्री भी है और वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहा है तो पेपर नहीं निकलने वाला, और कोई जॉब में भी है और वो क्वालिटी में एफिशिएंटली 4-5 घंटे 6 घंटे पेपर के अनुसार अपने दे रहा है, तो सर वो पेपर को क्रैक कर जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जॉब होना या ना होना, ये जरूरी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। ओके ओके ओके। सी द थिंग्स की जैसे हम देखते हैं किसी चीज को शायद किसी के लिए भी जब आदमी सेलेक्ट कोई भी हो जाता पर्सन तो उसके लिए चीजें कहना आसान होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम को देखता हूं तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत अधिक इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं है, कंसिस्टेंसी की ज्यादा आवश्यकता है और ऑल थ्री कंपोनेंट्स को बैलेंस करने की। बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि टेस्ट लिखने के नाम से भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 तो सोल्व कर लेंगे कि ठीक है पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव है, कुछ ना कुछ इसमें आंसर टिक कर देंगे, लेकिन पेपर 2 में क्या है आपका एक्चुअल पर्सनालिटी डेवलप ये रिफ्लेक्ट होता। क्योंकि नो डाउट टेस्ट में तो चलो मैं कैंडिडेट से पूछ भी लेता हूं कि यहाँ क्या लिखे हो, एग्जामिनर के पास तो वो फोन नहीं रहेगा ना कि पूछेगा कि आपने क्या लिखा है, तो वो पर्सनालिटी भी दिखाता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पर्सनालिटी है वो भी मार्क्स को रिफ्लेक्ट करता है पेपर 2 में? बिल्कुल सर, अगर आप देखोगे जो 2021 में रिपोर्ट्स आई थी या आर्गुमेंट्स आए थे, एक फार्मर्स के ऊपर आर्गुमेंट आ गया था। yes. अब वो चीज पर्सनैलिटी बेस्ड है सर, टोटली पर्सनैलिटी बेस्ड है कि बंदा उस चीज को टैकल कैसे कर रहा है, क्योंकि फार्मर्स को पॉलिटिसाइज्ड वे में भी लेके जा सकते हैं, एक न्यूट्रल वे में भी लेके जा सकता है, एक नेगेटिव वे में भी लेके जा सकता है फार्मर्स प्रोटेस्ट को। तो सर इससे पर्सनैलिटी जो आपके अंदर है वो निकल के आएगा उसमें पेपर में, और उसी चीज से वो एनालाइज भी करेंगे, उसी चीज से वो मार्क्स भी डिटरमाइन होंगे कि आपको ऐसे में 10 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे, या हो सकता है आपको 2 ही नंबर मिले। आप पूरे 300 वर्ड लिख के आओ, अगर उसमें वो वाली चीज नहीं झलक रही है, आपने मेजर ब्लंडर करके कुछ नेगेटिव लिख दिया, तो मैं नहीं मानता कि वो 300 वर्ड लिखने पे आपको 7-8 नंबर भी दे देगा, वो 2-3 नंबर पे अटका देगा। okay. क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है सर, और उसके बाद भी पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है, इंटरव्यू जो है। ओके विशाल, मैं 2017 से इनफैक्ट स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवा रहा हूं इस एग्जाम का। तो हर बार कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं एवरी टाइम जो डायरेक्ट बोलते सर ऐसा है कि नोट्स हमको दे दीजिए जिस नोट से हम सेलेक्ट हो जाएं। तो उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगे कि जो बोलते हैं कि रेडीमेड नोट्स हमको दे दो उस ये, और मैं जानता हूं कि वो सेलेक्ट नहीं होंगे, बट फिर भी मैं आपका ओपिनियन उन स्टूडेंट्स के प्रति और उनका मैसेज उनके लिए कि एटलीस्ट वो अपने में सुधार कर सकें। सर देखो, मेजर स्टैंडर्ड बुक्स हैं वही रेफर करनी पड़ेगी अगर एग्जाम क्रैक करना, कोई शॉर्टकट नहीं है। नोट से वो बंदे शॉर्टकट लेना चाह रहे हैं कि हमको एक शॉर्टकट मिल जाए, हम इंस्टेड ऑफ 500 पेज के थीम्स की बुक पढ़ने के बजाय हम
90 या 100 पेज के नोट से कवर कर लें उसको। सर ऐसा नहीं होगा, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी बुक से आएगी वो नोट से कभी नहीं आ सकती। अगर मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन नोट से आ रहा है तो आप बना दोगे, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर घुमा दिया क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाओगे। तो इंस्टेड ऑफ नोट्स रेफर करो रिवीजन के तौर पे, ना कि मेन सोर्स के उस पे। Okay, you people, any one of you have any more question, supplementary question, you are free to ask. It is about open session, the things ki you should open yourself. It is not about कि real जो भी है आपका इंटरव्यू हो रहा है, जो भी आपके मन में लगता है आप पूछ सकते हो। ये भी उसी स्ट्रगल से गुजरे हैं जिस स्ट्रगल से आप गुजरे हो। ये टाइम की बात है कि इन्होंने उस टाइम को उपयोग किया, लेकिन टेंशन में ये भी रहे। इनफैक्ट 4 मंथ मैं समझता हूँ कि वो एक चैलेंजिंग था। तो आप लोग को जो भी लगता है वो पूछ सकते हो। Yes, sir. Sir, in paper 2, how you collected the data, and in addition to that, sir, also in paper 2, how much current affair you covered? It means how many months, 6 months, or from where you covered, sir? देखो पेपर 2 के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट 3 चीज है वो है रीड, राइट और लिसन। आप रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करो, माइंड मैप्स रीड करो, या फिर ऑनलाइन एडिटोरियल रीड करो, आर्टिकल्स रीड करो। आप लिसन करो, मतलब यूट्यूब वीडियोस के थ्रू सुनो, एक क्वालिटी कंटेंट सुनो और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो। अब इसमें करंट अफेयर्स की बात करूं तो ऐसा कोई डेडिकेटेड करंट अफेयर्स नहीं होता। जैसे पेपर 1 में आपको 6-7 महीने के पीछे का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, लेकिन पेपर 2 में ऐसा नहीं है। पेपर 2 आपका एक तरीके से पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है, तो जो भी आपके इन एंड अराउंड चीजें हो रही हैं उनका आपका एक नजरिया होना चाहिए उन सभी चीजों के ऊपर, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सारी चीजों के ऊपर आपका एक कमांड होनी चाहिए। तो आप क्या करो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो या सुन रहे हो उस चीज को मल्टीपल कैटेगरीज में बाइफरकेट कर दो। मान लो सोशल है, एक इन्वायरमेंट में, एक इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक इंटरनल सिक्योरिटी में, एक मिसलेनियस में, ऐसे करके आप ना इकोनॉमिक से रिलेटेड आप बाइफरकेट कर दो। एक कॉपी ले लो और जैसे भी मान लो आपने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके पास कोई एडिटोरियल आया तो वहां पे आपको कुछ कंटेंट मिलेगा, तो आप जाके उस कॉपी में नोट कर लो। तो इससे क्या होगा, आप रिवीजन करोगे ना तो वो बार बार चीजें आपकी रिमाइंड होगी, क्योंकि 300 वर्ड का ऐसे है तो 300 वर्ड के ऐसे में आप ये तो है नहीं कि पूरा एडिटोरियल लिख दोगे। तो जो मेन फैक्ट एंड फिगर है कुछ अपने पॉइंट्स ऐड करो और उस फैक्ट फिगर को वहां पे हाईलाइट कर दो, तो इससे आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। जिस तरह मान लो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, अब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विमेन से रिलेटेड है और विमेन से रिलेटेड एक ना एक ऐसे जरूर अटकता है पेपर में। तो आप क्या करो, ग्लोबल जेंडर गैप जो एडिटोरियल है उस रिपोर्ट को लिखो, उस रिपोर्ट की क्या क्या मेन हाइलाइट्स थी, कहाँ पे वुमेन ने अच्छा परफॉर्म करा, कहाँ पे अभी भी पुअर है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, कौन सी कंट्री अच्छा कर रही है, आप उसका नोट्स बना लो। सोशल में बना लो, सोशल वाली कैटेगरी में, और फिर जब आप रिवाइज करोगे ना तो वो आपके दिमाग में रहेगी। अगर मान लो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई ऐसे आता है तो आप उसको लिखोगे ही लिखोगे, क्योंकि आपका वो खुद का बनाया हुआ कंटेंट। ठीक है, तो आप ऐसे नोट्स बना सकते हो पेपर 2 के लिए। ओके, विशाल, जो फर्स्ट टाइमर हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि चलो 1 टाइम एग्जाम दिए तो बेसिक उनके पास नॉलेज होता है, लेकिन फर्स्ट टाइमर के लिए आप अभी क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको 1 मंथ में क्या करना चाहिए? सर 1 मंथ के लिए वही है, जो भी उन्होंने रिसोर्सेज अभी तक फॉलो करे हैं उन्हीं को ही बार बार रिवाइज करें। और सर मॉक्स लगाएं, क्योंकि मॉक्स से आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है और आपकी प्रैक्टिस भी होती है, क्योंकि एमसीक्यू नॉलेज से ज्यादा सर प्रैक्टिस का खेल है। क्योंकि एक पॉइंट होता है एमसीक्यूज में कि पेपर 1 में आपके मान लो 130 ही बन रहे हैं हर बार, तो हो सकता है आपका जिस दिन डी डे हो आप 150 भी क्रॉस कर जाओ। तो वो चीज आपकी प्रैक्टिस से आएगी, आपकी एलिमिनेशन, आपकी इंस्टिंक्ट कैसे काम कर रही है उस दिन। तो मैं तो कहूंगा सर मॉक्स लगाते रहो और रिवीजन करते रहो उनकी बार बार। तो अभी तो सर 1 महीने में यही हो सकता है। ओके ओके ओके। इन स्टैंडर्ड बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये रहता है कि मैं ये इतने आर्ट्स पढ़ता हूँ। मैं समझता हूँ कि आर्ट्स कोई मायने नहीं रखता है, क्वालिटी मायने रखता है। बट एनीवे, सिंस यू वेर इन जॉब एट द टाइम व्हेन यू वेर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, इनफैक्ट 2020 या 21 में, तो जब आप जॉब में थे तो स्टैंडर्ड आप कितने टाइम निकाल पाते थे? सर जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं तो नॉट ऑल डेज आर सेम। कई बार ऐसा होता है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है तो आप
आपके पास पढ़ाई का टाइम ही नहीं है, आप 2 ही घंटे निकाल पाते हो। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास टाइम होता है, आप जॉब के दौरान भी 3-4 घंटे निकाल लेते हो, जो और आपके फ्री टाइम में 5-6 घंटे पढ़ ही रहे हो। तो सर ये वेरी करता है कि आप कई बार 7-8 घंटे पढ़ रहे हो, कभी आपके पास 2 ही घंटे हैं, कभी 4-5 घंटे हैं। लेकिन हाँ, जितने भी घंटे मिल रहे हैं उनको इफेक्टिवली यूज़ करो। उनको प्रॉपर आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ कि आज मेरे को पॉलिटी का इतना सिलेबस कवर करना है तो करना है। चाहे आपको थोड़ी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या आपको थोड़ा और काम या फिजिकल एक्टिविटी से, क्योंकि सर फिजिकल एक्टिविटी भी एक टाइम के बाद हो सकती है, लेकिन ये अगर टाइम निकल गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ओके। इन नॉर्मल मैं देखता हूँ, मेरा खुद का वो सिचुएशन था कि मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट अच्छा था। इनफैक्ट मैं खुद ही 20 फिक्स आते थे पहले, तो 20 में से 17 मैंने बोथ टाइम करेक्ट किया। तो अभी रिसेंट टाइम में देखोगे कि लिटिल पहले इनफैक्ट 2019 तक वो फिक्स रूप से 20 क्वेश्चन मैथ और क्वांट में देते थे। आजकल 15-16 कर दिए हैं, उसके जगह कुछ न्यूमेरिकल साइंस का 1-2 देने लगे हैं। तो इन यस सर। 15 में से आपने क्वांट में कितने क्वेश्चन अप्रॉक्स सही किए, क्वांट रीजनिंग मिलाकर? सर ऐसा तो मेरे को ऐसे याद नहीं है, बट हाँ, अगर मॉक्स की भी बताऊँ मैं और वैसे कीज़ के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मेरे 1-2 से ज़्यादा कभी गलत नहीं हुए सर, या मैथ और रीजनिंग में। हाँ, क्योंकि मैं ये इस वजह से आपसे पूछना चाहता था कि स्टैंडर्ड मैं खुद ये देखा हूँ, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं नॉर्मली। ओके, तो ये चीज मैं अब खुद स्टूडेंट को बता रहा हूँ, लेकिन एज ए आप रिसेंट सेलेक्ट हुए हो तो आपके मुंह से मैं ये बताना चाह रहा था कैंडिडेट को कि ये चीज को फोकस जरूरी, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में परफेक्ट मार्क्स ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि 15 है, 13 किसी ने बनाया है तो 13 का 13 सही हो सकता है, बट अदर सब्जेक्ट में शायद उतनी संभावना नहीं होती है, सपोज पॉलिटी और ये सब में। एनीवे, हाँ जैसे सर, उसमें लास्ट 3 इयर्स का हम देखें तो साइंस में क्वेश्चन बहुत बढ़ गया है। इनफैक्ट पहले देखें तो वेरिएशन बहुत ज्यादा था, लेकिन लास्ट 2019, 20 और 21 इन तीनों में क्वेश्चन 1 ईयर में 28, 1 ईयर में 29, 1 ईयर में 30 ये रहे हैं। तो इन स्टैंडर्ड हाँ सर। ऑब्वियसली आप एग्जैक्ट नहीं याद रख सकते हो, बट आपका अप्रोक्सीमेट क्या था एक्यूरेसी? सर एक्यूरेसी, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने बीटेक भी किया है, तो और सर मेरे लिए आसान भी था कि मैं एनसीईआरटीज़ पढूँ या फिर ल्यूसेंट पढूँ तो उसको ईज़िली ग्रैब कर सकूँ। और सर आजकल कोई डायरेक्ट लाइन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि ग्रेविटी से भी है तो ग्रेविटी के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएँगे, वो थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो सर मेरा मानना है कि कहीं न कहीं मेरे बायोलॉजी में तो कहीं गलत होते थे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा गलत नहीं होते थे, तो ऑन एन एवरेज अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 या 22 के अकॉर्डिंग मेरा वेरी करता था। ओके, ओके, सो लास्ट अब बस एक पॉजिटिव मैसेज, जो लोग थोड़े हताश से हो जाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, उनके लिए थोड़ा कुछ पॉजिटिव आप बता दो। सर पॉजिटिव तो यही है कि देखो जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। कहीं भी जाते हैं तो एक क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर की सर एक अलग इमेज होती है सोसाइटी में। तो यही सोर्स ऑफ मोटिवेशन लेके चलो कि जिस दिन आप बनोगे उस दिन आपका जो ये स्ट्रेसफुल पीरियड है और या फिर आपका प्रिपरेशन स्टेज, आप इसको याद करोगे कि हाँ, मैंने मेहनत की थी और इस चीज़ के लिए मैं दावेदार भी हूँ कि मेरे को ये पोस्ट मिलनी ही चाहिए थी। ओके, और जिस कुछ जिस दिन आपका यस सर। रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपको किससे पता चला? सर मेरा एक फ्रेंड है, तो हालाँकि वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो अपडेट रहता है टेलीग्राम के थ्रू, तो उसने मेरे को बताया था कि सिलेक्शन हो गया है सर। तो फिर आपने सबसे पहले किसको बताया? सर मैंने अपने फादर को बताया था। ओके, तो वो आपके पास ही थे, मतलब आप जहाँ रह। नहीं सर। अच्छा अच्छा। सर मैं उस टाइम घर में अकेला था, तो मैंने अपने फादर को बताया था। ओके तो ओके मेरे फादर एक फंक्शन में गए हुए थे, तो मैं भी फिर वहीं चले गया था, तो ओके थोड़ा ओके सेलिब्रेशन होता था। ओके, चलो, thank you Vishal for sharing your experience with fellow aspirants. Obviously so many will watch this on YouTube, and in future sometime if needed your motivation and some of message will reach to candidate if time permits, your time permits, and obviously best wishes to the aspirants, and thanks for attending this meeting. Okay, thank you. थैंक यू। थैंक